नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राजेश बादल साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। राजेश जी, आपको नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अ, एक जो जि जिस जिस बातचीत से बातचीत शुरू करना चाहते हैं, एकदम से इंडिया गठबंधन के ऊपर मतलब बहुत फ़ोकस हो गया है। केजरीवाल साहब को ईडी का सम्मन चला जा रहा है, उधर फिर से हेमंत सोरेन साहब को सम्मन जा रहा है, अशोक गहलोत के लड़के के यहाँ रेड हो जा रही है। अ, हालाँकि व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अगर सम्मन जा रहा है, लॉ ऑफ द लैंड है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। सम्मन ना अटेंड करना मतलब ये कौन-सी स्ट्रैटेजी है, ये मुझे मेरी समझ के परे है। लेकिन साथ में राजेश बाबू साहब वो भारत न्याय यात्रा भी शुरू हो जा रही है कांग्रेस की। अब मुझे लेकिन ऐसा लगने लगा है कि इस समय चाहे इंडिया गठबंधन का कोई भी दल हो, सबका भविष्य एक-दूसरे से अब बिल्कुल गुंथ गया है। कांग्रेस बहुत अच्छा करे और इंडिया गठबंधन ना करे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इंडिया गठबंधन के सारे दल बहुत अच्छा कर लें और कांग्रेस फुस हो जाए तो उसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर ये वो मैच है जिसमें हर खिलाड़ी अगर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो मैच का हश्र आपको पहले ही बताया, वो इनिंग डिफीट नहीं, मालूम नहीं कौन सी डिफीट होगी। और अगर आपको बीजेपी का सामना करना है तो हर एक खिलाड़ी को हर स्टेट में इंडिया गठबंधन कलेक्टिवली और कांग्रेस इंडिविजुअली ये सारे तरह से परफॉर्म करना होगा। ऐसे में केजरीवाल साहब को लगातार बुलाना और केजरीवाल साहब का न जाना, इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि आप सरकारी सम्मान है, आप जाइए भाई, और जो भी है उसमें जो फेस करिए। जी धन्यवाद आनंद जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारी संवैधानिक प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, उनकी उपेक्षा कर रही है। उनको वो दुर्बल बना रही है, कमजोर बना रही है, हाशिए पर ला रही है और सीधे तौर पर जो संसदीय जिम्मेदारियां हमारी उन केंद्रीय संस्थाओं को मिली हैं, उनको एक तरह से बहुत छोटा और बौना करना चाहती है। तो अगर उन संस्थाओं के संरक्षण की जिम्मेदारी फिर सीधे तौर पर प्रतिपक्ष के पास आती है, और जो अगर केजरीवाल साहब अगर नहीं जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मैं आपके मत से सहमत होना चाहूंगा कि फिर तो आप भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा बन गए ना। आप भी संवैधानिक संस्थाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। और आपको अगर मैं याद दिलाऊं, तो कांग्रेस में देखिए ईडी ने किस तरह से सोनिया गांधी को पूछताछ किया, कितने बार पूछताछ की, कितने घंटों तक पूछताछ की, यहां तक कि उनको कहना पड़ा कि मुझे मेरी दवाओं के लिए बस वक्त दे दीजिए, बाकी आप जब जब तक पूछताछ करना है तब तक आप करिए। राहुल गांधी को हमने देखा सुबह से रात तक पूछताछ की। तो ये तो एक अब इन दिनों जो हो रही है प्रतिपक्ष से प्रतिशोध की सियासत हो रही है, और जो आजादी के बाद कई दशकों तक नहीं थी, अब हो रही है। तो अगर हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल साहब हों या एक मेरा ख्याल है एक मुख्यमंत्री और हैं जिन्होंने भी उपेक्षा की है लगातार ईडी की, उसमें नहीं गए हैं बुलावे पर। इस वक्त मैं नहीं याद कर पा रहा हूं। तो जाना चाहिए, उन संस्थाओं को कागजों का हेमंत पेट भरने देना हेमंत चाहिए। हेमंत सोरेन हेमंत साहब। जी, जी जाना चाहिए। और देखिए कांग्रेस ने इस मामले में, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और सारी जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में है वो अक्सर ये रोना रोती हैं और शिकायत करती हैं कांग्रेस से कि वो बड़ी पार्टी का बड़प्पन नहीं दिखा रही है, वो पहल नहीं कर रही है। अब वो बेचारी, और कांग्रेस से आप क्या उम्मीद करते हैं? वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन के जरिए चुनती है। वो एक लंबी परंपरा कांग्रेस में है जो निर्वाचनों के जरिए अध्यक्ष उसके चुने जाते रहे हैं और सभी वर्गों का की नुमाइंदगी करती रही है, संवैधानिक संस्थाओं का आदर करती रही है। तो अगर वो तो ऐसा कर नहीं सकती, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी या अन्य दल ऐसा सोचते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें अब परिष्कृत करना होगा अपने सोच को। जी। जी, मैं एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। मैं लखनऊ रहता हूँ। लखनऊ में ये जो अवध का इलाका है, ये इस समय पूरी तरह से राममय कर दिया जा रहा है। मतलब वैसे ही भजन कीर्तन साधु, और नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इतने साधु एकदम से कहां से आ गए। साधु अब डोर टू डोर जाके
नहीं, आप वो गेरुआ कपड़ा जो पहनते हैं, हम लोग उसको साधु मानते हैं। हालाँकि हमारे यहाँ वो रामदेव जी, जो लाला रामदेव हो गए हैं, वो गेरुआ कपड़ा पहन के और वो सामान ही बेचने लगे हैं। कल जगत गुरु अरे वो जो दूसरे जग्गी वासुदेवन जी का हाफ पेज ऐड है, वो अपना कुछ सामान बेचने लगे हैं, न्यू ईयर सेल लगाए हुए हैं, वो कहें सेल है, सेल है। तो ये सब लोग, खैर मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश का एक आपसे जरा हाल ले लूं। आप खूब घूमते हैं, आपके पास सूचनाएं भी रहती हैं, क्योंकि मुझे ठीक से याद है जब मैं आपके साथ गया था मध्य प्रदेश के उस गांव में, तो उसने कहा था नहीं मामा को ही वोट देना है। खैर मामा पे भी आएंगे। अ, ये जो जो जितना जोर दिया जा रहा है इस समय राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पे, उत्तर प्रदेश में तो उसमें काफी कुछ गांव गांव तक घूम रहे हैं, अक्षत बांट रहे हैं। असर कितना होगा वोट की दृष्टि से नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये इलेक्शन तक भजन कीर्तन हर चौराहे पे चलेगा। इस तरह का कुछ मध्य प्रदेश में भी हो रहा है? यकीनन मध्य प्रदेश में ये कोशिश तो है, क्योंकि जो हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि जब वो तीसरी बार लोकसभा के लिए चुनाव मैदान में उतरेगी तो तीसरी बार उसको दूसरी बार का मत प्रतिशत बचा के रखना पड़ेगा। तो बचा के रखना बहुत आसान काम तीसरी बार है नहीं, किसी भी, चाहे कांग्रेस होती केंद्र में और चाहे बीजेपी है। अब दो तीन बातें हैं। देखिए, एक तो राम मंदिर का जो मसला है, मैं बहुत अपने तौर पे, एक जाती तौर पे मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा ये बहुत ही सैद्धांतिक नजरिया रहा है कि मैं, ठीक है, वो मजहबी मामलों पे सियासत कर रहे हैं जो हमारा संवैधानिक ढांचा उसको अलाउ नहीं करता, लेकिन मैं एक लोकतंत्र का जागरूक नागरिक होने के नाते आमतौर पर मैं धार्मिक मसलों को पर इस तरह से चर्चाओं में भी बचता हूं और राजनीतिक उसका लाभ लेने की कोशिश की भी मैं निंदा करना चाहता हूं, क्योंकि ये देश की जो अब तक चली आई है 47 के बाद से, ये जो लोकतांत्रिक संवैधानिक भावना है, ये उस भावना के खिलाफ है। अब चूंकि बीजेपी ने मुद्दा बना ही दिया है और चुनाव तक हमें सब ये सारे करना ही पड़ेगा, तो अफसोस की बात यह है आनंद जी कि इस देश के अवाम जो है भुलक्कड़ है। राम मंदिर का अगर श्रेय किसी को देना है तो भाई साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट उसका हकदार नहीं है? ये हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से है, और सुप्रीम कोर्ट कोई भारतीय जनता पार्टी का कोर्ट तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे बड़ा न्यायिक संस्थान है और उसने इस देश की जो एक दशकों से या कहूं सैकड़ों साल से जो एक समस्या चली आ रही थी राम मंदिर के मसले पर, उसने अपना एक वर्डिक्ट दिया और उसकी वजह से ये जो स्थिति बनी है। अब रोटी सेक रहे हैं, ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। तो मुझे नैतिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी का आधार बहुत अच्छा नहीं लगता भाई। लेकिन अब चूंकि अगर उनका रिकॉर्ड इस तरह का है कि वो कांग्रेस के लोग तोड़ते हैं और बीजेपी में आते से ही वो गंगा नहा लेते हैं, तो सरकार उनकी कहलाने लग जाती है। तो ये उधार के सिंदूर पर या दूसरी पार्टियों के उपकार पर, दूसरी पार्टी के नेताओं के उपकार पर जिंदा है, और अगर वो नहीं होते तो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत तो नहीं होती। तो मेरा कहना यह है कि चुनाव सिर पर हैं और अब अगर श्रेय देना है तो हम सबको मिलके, भारतीय लोकतंत्र की भलाई इसी में है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिनंदन करें और इस बात को हम देश के नागरिकों को बताएं कि इस सर्वोच्च न्यायालय ने क्या काम किया है। एक बात और भी है कि वैसे भी हम अगर देखेंगे तो आपको याद होगा कि 1977 में हम लोग जब चुनाव कवर कर रहे थे और जो रिजल्ट्स आए थे, तो इंदिरा गांधी को दक्षिण भारत से बहुत बड़ी सफलता मिली थी। उसके बाद जब 91 के बाद बीजेपी ने ये राम मंदिर का पहली बार आडवाणी जी ने रथ यात्रा की और तमाम सब अप्रिय प्रसंग हुए, तो उसके बाद से भी कोई बहुत ज्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में नहीं हुआ, धुर पश्चिम में नहीं हुआ और नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ। केवल और केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या थोड़ा बहुत हिमाचल आप मान लें तो हिमाचल, पंजाब, तो इतने राज्यों में उसका असर हुआ है राम मंदिर के मसले का। लेकिन अगर आप चुनाव दर चुनाव अगर आप एनालिसिस करेंगे
तो आप ये पाएंगे कि राम मंदिर का मसला जो है बहुत, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लाभ की स्थिति में है, क्योंकि जिन प्रदेशों में, हिंदी प्रदेशों में वो लाभ लेने की कोशिश कर रही है, वहां कांग्रेस के साथ उसका डायरेक्ट फाइट है। और कांग्रेस के साथ अगर डायरेक्ट फाइट है तो ये समझ लीजिए कि दोनों ही पार्टियां इन राज्यों में करीब करीब 40% वोटों के ढेर पर बैठी हैं। दूसरी तरफ 10 राज्य कम से कम ऐसे हैं जिनमें राम मंदिर का मसला मुद्दे के तौर पर मुख्य मुद्दा नहीं रहेगा। मैं गिनाता हूं, जैसे तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश बंगाल है, है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, गुजरात आंध्र है, प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का आंध्र इलाका प्रदेश, है, आंध्र जी, प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। तो इन प्रदेशों में तो निश्चित रूप से राम मंदिर का मुद्दा नहीं, मैं गया हूं, कई बार गया हूं और देखा है कि वहां तो ये मुद्दा नहीं बनने वाला है। एक उत्तर प्रदेश की जो आपका प्रदेश है उसमें सब 80 सीटें, जी, 40 सीटें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की और 25 सीटें राजस्थान की। अच्छा। ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा करीब करीब है, 150 के आसपास सीटें होती हैं। राजेश भाई, अगर स्टेट लेंगे तो 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये मुद्दा नहीं है। नहीं है, सीधे-सीधे वही तो 8 मैंने कहा आपको। हाँ, स्टेट में ये मैंने मुद्दा आपसे ही नहीं यही है। कहा कि तो नॉर्थ ईस्ट में भी इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में वोट नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तीसरी बार जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट होता है, उस एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट को कम से कम कर सकें, वोट नकारात्मक वोटों का प्रतिशत घटा सकें, इसलिए वो हिंदी बेल्ट में वो राम मंदिर का मसला, मुद्दा और सांप्रदायिक विभाजन को भुनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरी खबर यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर दक्षिणी राज्यों में बहुत मेहनत कर रही है। अब मैं नहीं जानता कि दक्षिण राज्यों की ये मेहनत उसकी कितना वोटों में बदलेगी, क्योंकि पहले भी उसने एक दो बार ऐसा किया है, लेकिन लाभ कभी मिला नहीं। जी, जी, मैं उस पे एक राजेश भाई साहब छोटी-सी टिप्पणी कर दूं। ये जो कॉकटेल है ना, जिसमें सबसे मुख्य जो उसका वो है वो राम मंदिर, फिर हिंदू मुस्लिम और फिर इंडिया पाकिस्तान। ये बिल्कुल सिर चढ़ के बोलता है इन 5-6 राज्यों में। नॉर्थ हम्म, ईस्ट में अगर असम में है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम तो मामला बन सकता है, लेकिन बाकी 2 मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। इंडिया पाकिस्तान और ये बेकार है। तो ये कॉकटेल जो बिल्कुल बढ़िया, जो जिससे नशा ऐसा हो जाए कि आदमी फिर कुछ सोचे ही ना, कहे कि 500 रुपए का पेट्रोल खरीद के फिर भी वोट इन्हीं को देंगे क्योंकि मंदिर बनवा रहे हैं, वो शायद यहाँ का। मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपसे और चलते चलते इस पे कर लूं। मुझे ये बताइए राजेश भाई कि बीजेपी के लोगों का कहना है कि उन्होंने विपक्ष को ट्रैप कर लिया है, क्योंकि उन्होंने उनको बुलाया भी है, निमंत्रण दिया है, आएंगे तो भाई, आएंगे तो सेकंड रेटेड हैं, आपको बना तो हम रहे हैं, और नहीं आएंगे तो रामद्रोही है। इसमें आप क्या, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का मानना है कि कुछ लोगों का कि उनको इस समय नहीं आना चाहिए, वही जो सीताराम येचुरी का स्टैंड है वो इंडिया का स्टैंड और सारे अपोजिशन का होना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अगर बुलाया है तो जाना चाहिए। इस पे जरा मैं समझूं आपसे, देखिए, आप मेरी मेरी इस मामले में मैं इस पे आता हूं, लेकिन मैं 1 मिनट, जो आपने बहुत दिलचस्प बात कही थी कि जैसे कि असम का उदाहरण आपने दिया था। असम दरअसल मैं गया हूं, कई बार इलेक्शन कवर किए, वहां 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो मैदानी है और एक पहाड़ी है। अब असम में अगर ये मसला होता तो देखा जाए तो वहां के मुख्यमंत्री जो पहले थे, वो उनका जो जोरहाट से माजुली वाला जो इलाका है, जो देश में अपने सनातन धर्म के सत्र परंपरा, वैष्णव संप्रदाय की परंपरा, वहां तो सब लुट रही है, मिट रही है। वो द्वीप ही लुट रहा है, समाप्त होने के कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी ने उस मामले में कुछ नहीं किया है। तो ये मसला मुझे नहीं लगता कि वहां पे अगर थोड़ा बहुत भी असम में है तो वो कृष्ण भक्त जरूर हो सकते हैं। जी राम जी को लेके मुझे लगता है थोड़ा सा शायद। अब मैं आता हूं आपकी दूसरी बात पे कि जो देखिए, हम बात कर रहे हैं, आपने दूसरे विपक्ष, सवाल का। मेरा कहना है विपक्ष विपक्ष को फंसा दिया है। आए जी, तो जी, हाँ, हाँ, जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं इस बात से बहुत संतुष्ट नहीं हूं कि भाई, राम के मंदिर में दर्शन के लिए, सिर झुकाने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए किसी न्योते की आवश्यकता है क्या? आनंद जी, आपके घर में कोई शादी होगी, बेटी का ब्याह होगा, कोई शुभ काम होगा, मंगल काम होगा, आप मुझे कार्ड देंगे, मैं जाऊंगा। लेकिन भगवान के दरबार में जाने के लिए
किसी आमंत्रण की क्या आवश्यकता है, खासतौर पे जब उसका मकसद सियासी हो कि साहब ये तो आए नहीं, देखिए ये तो राम के द्रोही है, ये तो देश का भला नहीं चाहते, ये आस्तिक नहीं है। तो मुझे मेरी मान्यता तो बड़ी स्पष्ट है कि ईश्वर के दरबार में बिना बुलाए जाना चाहिए, किसी आमंत्रण और बुलावे की आवश्यकता नहीं है। लोगों को जब मुख्य माननीय प्रधानमंत्री जी मना कर रहे हैं कि आप मत आओ यहाँ पे, तो प्रतिपक्ष भी क्यों जाए भाई? प्रतिपक्ष भी तो उस आम आवाम का हिस्सा है, क्यों जाना चाहिए? आपकी सुरक्षा में नुकसान क्यों हो? तो ये सिर्फ और सिर्फ सियासी जुमला है आनंद जी, और इसका मुझे नहीं लगता कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से मिलेगा। जी। इनफैक्ट मेरे एक दर्शक ने, मैं एक कार्यक्रम कर रहा था, जी। वो तो दूसरी बात है, वो कह रहा था विपक्ष को ये कहना चाहिए कि ये बिल्कुल सनातनी मामला है और इसमें सब लोगों को बिल्कुल सनातन धर्म के अनुसार करना चाहिए, और जितने शादीशुदा लोग हैं वो अगर अपनी पत्नी के साथ नहीं आ रहे हैं तो इसमें नहीं आना देना चाहिए। तो इसलिए वो एक एक हमारे एक दर्शक कह रहे थे, लेकिन हमने उसमें हंसी में बात टाल दी थी। लेकिन जो ये इसमें आ रहा है ना कि अब वो सुबह से व्रत रखेंगे, आजकल ये पेपर में डिटेल आ रहा है, मोदी जी 22 तारीख को सुबह से व्रत रखेंगे, फिर वो जब पूजा कर लेंगे तब व्रत को खोलेंगे, ड्रेसेस भी आ रही हैं, क्या क्या ड्रेस पहनेंगे, कैसे। तो अगर इतना डिटेल आ रहा है तो ये डिटेल भी कर लेते। खैर, चलते चलते एक इंपॉर्टेंट बात है राजेश भाई, ये अपने शिवराज सिंह चौहान मामा जी का क्या दर्द है कि भाई राज तिलक होते होते कभी कभी वनवास भी हो जाता है, तो वो फिर अपने घर का वो सब भेज रहे हैं। तो रामचंद्र जी तो वापस फिर आके उनको सत्ता मिल गई थी, तो इनको कुछ है क्या वनवास के बाद सत्ता की उम्मीद की? देखिए, इसका हाँ, क्या है? शिवराज पर मैं बिल्कुल आता हूं, मगर मैं जो उस बात का समापन मंदिर वाले मसले का मैं कुछ इस तरह से करना चाहूंगा कि देखिए आनंद जी, जब मंदिर नहीं बना था तो क्या राम का अस्तित्व इस देश में कमजोर था? क्या राम हमारे दिलों में कम छोटे थे? या मंदिर बन जाने से हम बहुत बड़े राम भक्त हो गए? राम का जो अस्तित्व है इस देश में, मंदिर निरपेक्ष रहा है। मंदिर के बनने या नहीं बनने से राम का अस्तित्व प्रभावित नहीं होता, कण कण में है। तो जब कण कण में जो सत्ता विराजी है, हमारे दिलों पे जो राज करता है, उसके लिए मंदिर क्या और बाहर क्या, ठंड अंदर क्या और बाहर क्या, ठंड क्या और गर्मी क्या, और एसी क्या और कूलर क्या, और धूप क्या और पानी क्या। असल कमजोरी जहां हुई है, हमने लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद वो नहीं बनने दिया है। वो मंदिर जो था, जिस आकार में था, बल्कि उसका हमने क्षरण किया है, उस लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर को कमजोर किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये चीज एक डेमोक्रेटिक नजरिए से ठीक नहीं है। और दूसरी बात जो शिवराज सिंह चौहान की आपने कही, शिवराज सिंह चौहान के संकेत में आप पढ़ सकते हैं कि राज तिलक होते होते वनवास को जाना पड़ता है, तो लेकिन अंततः फिर वो आते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि शिवराज सिंह ने बड़ी मासूमियत भरा बयान दिया है, क्योंकि ये तो उन्हें पहले से मालूम था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो उनको तो मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है, तो उनका तो वनवास तय था। लेकिन वो शायद ये इशारा कर रहे हैं कि ये वनवास तो है, लेकिन आडवाणी जी ने उनको प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बताया था एक बार। तो ये अघोषित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मुझे लगता है कि ये मोदी जी के लिए भी एक संदेश छिपा हुआ है कि श्रीमान, कई बार अगले ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप जो है अगली बार फिर राज तिलक आपका हो, आपको वनवास जाना पड़ सकता है। जी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें अब क्लियर होंगी। ये भारत क्या जोड़ो न्याय यात्रा का अब अगले 14 तारीख को वो स्टार्ट हो रही है, वो भी एक एक बड़ा मील का पत्थर भी साबित हो सकती है अगर वो ठीक से हो जाए तो। चलिए देखें उसके उसके क्या रिप्रिकॉशंस हैं अगले हफ्ते तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से जी, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आपको भी।